देखिए बच्चों, यहां पर अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि एक मोटरसाइकिल नियत चाल से वक्रीय मार्ग पर गतिमान है। तो जो मोटरसाइकिल ए से गुजरेगी, जब बी से गुजरेगी और जब सी से गुजरेगी, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो अपन को देखना है। सबसे पहले मैं बिंदु ए से गुजरते हुए देखता हूं। बिंदु ए से गुजरने पर बच्चों यहां पर मोटरसाइकिल सवार और मोटरसाइकिल का जो टोटल मास है वो m मान लेते हैं। तो और थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर त्रिज्या का ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण है, वर्टिकल लाइन है ये। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा ये थीटा mg कोस थीटा, और ये हो जाएगा mg साइन थीटा। और एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, इस बात का मतलब है कि जो फ्रिक्शन है व्हील्स के ऊपर, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। एंड सेकंड थिंग, कांस्टेंट स्पीड है, यानी एक्सेलरेशन 0 है टेंजेंट के अलोंग। स्पीड जब कांस्टेंट होती है बिकॉज मॉड ऑफ v कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात का। स्पीड कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी नहीं है, मैं और मैं नॉट भी, हाँ, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होने पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। चाल नियत होने पर AT 0 होगा। अब इस केस में क्योंकि गति वक्रीय मार्ग पर हो रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण का होना जरूरी है। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n, चूंकि अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है m इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय बल हो गया mg cos थीटा माइनस n, mg cos थीटा माइनस n बराबर m इंटू v स्क्वायर बाई r। तो n बराबर हो गया mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर। ये होगा अविलंब बल, तथा फ्रिक्शन F जो होगा वो mg साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। बिंदु B पार्ट अगर हम करें इसका, ये A पार्ट ले लेते हैं। बिंदु B से गुजरते समय अगर हम इस पॉइंट B से गुजरते समय बात करें, ये पॉइंट, तो नॉर्मल फोर्स इधर mg नीचे
यहां पर भी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन 0 क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अब की बार सेंटर इधर की तरफ है और ये मान लेते हैं कि जो त्रिज्या रेखा है ये ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रही है, इसको ये थीटा हो गया, तो इस केस में ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा और ये फ्रिक्शन f की वैल्यू इसके इक्वल एंड mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो वही सिचुएशन हो जाएगी सेम यहां और यहां के लिए। अब जरा यहां पर चर्चा करते हैं पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर अगर मैं चर्चा करूं, ये पॉइंट सी, ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, कोण मान लेते हैं थीटा। इस केस में अभिलंब बल इधर की तरफ होगा, ये सरफेस है और mg नीचे है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा mg का, वो mg sin थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो mg cos थीटा। और इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और AT 0 है। ध्यान रहे इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, स्पर्श रेखीय त्वरण 0 है। अभी केंद्रीय त्वरण तो इधर की तरफ रहा ही होगा, तो अभी केंद्रीय बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभी केंद्रीय त्वरण, तो n माइनस mg cos थीटा बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, n बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं फ्रिक्शन तो इससे बैलेंस हो ही जाएगा एंड फ्रिक्शन F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये बेसिक बात। तो आपने क्या समझा कि यहां जो नॉर्मल फोर्स है और यहां जो नॉर्मल फोर्स है वो अलग अलग है। आप खुद नोटिस करिए, नॉर्मल फोर्स ज्यादा कहां पर आ रहा है हमारा, सी पर। सी पर जो नॉर्मल है वो ए पर नॉर्मल के कंपैरिजन में अधिक है। तो नॉर्मल फोर्स ऑन सी इज ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स ऑन ए। एन क्या है यहां पर, टायर तथा रोड के मध्य अभिलंब संपर्क बल। टायर और रोड के बीच में लगने वाला अभिलंब संपर्क बल है। इस तरीके से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स कहां ज्यादा और कहां कम होगा। देखिए बच्चों, यहां पर जो सिचुएशन मैंने ली, उस सिचुएशन में एक बॉल है जो कि विराम में है और घूर्णन करती हुई एक प्याले के अंदर रखी हुई, यानी घूर्णन करते हुए प्याले के अंदर एक बॉल है जो स्लिप नहीं हो रही, नॉन स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है। और खास बात क्या है, जबकि फ्रिक्शन भी नहीं है, रोकने वाला फ्रिक्शन भी नहीं है, फिर भी स्लिप नहीं हो रही है। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कोई प्याला है और ये चिकना है, यहां से स्मूथ है
और यहां किसी चीज को रख दें और फिर भी वो स्लिप नहीं हो, ऐसा हो सकता है। बट उसके लिए ये जो सरफेस है इसका रोटेटिंग होना जरूरी है। तो अब हमारा जो सवाल है वो यही है कि इस सरफेस को किस स्पीड से रोटेट होना पड़ेगा, इस सरफेस को किस स्पीड से रोटेट होना पड़ेगा, वो अपने को देखने का मुद्दा है। पहले सबसे पहले डायनेमिक्स देखिए। नॉर्मल फोर्स mg, और अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, बात को समझने की कोशिश करिएगा। फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये बाउल जब घूमेगी, माना ओमेगा से घूम रही है, तो ये पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, इसमें इस सर्कल में घूमेगा, और इसका सेंटर सर्कल का यहां होगा। तो बच्चों ये पार्टिकल बाउल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके साथ साथ चल रहा है, साथ साथ घूम रहा है। तो जमीन से देखने पर यह पार्टिकल हमको इस वाले वृत्त में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये पार्टिकल इस वृत्त में घूम रहा है तो इस पार्टिकल के पास केंद्र की तरफ त्वरण होना जरूरी है, और त्वरण के लिए कोई ना कोई बल तो जिम्मेदार रहा होगा, बिना बल के त्वरण आता नहीं है। तो इस एंगल को हमने थीटा अज्यूम किया, तो ये चीज थीटा हो गई। तो यहां पर ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बात को समझना। एक्चुअली यहां पर इस लाइन पर एक्सेलरेशन है और इस लाइन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस लाइन पर ये हमें रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो इस लाइन पर एक्सेलरेशन 0 है और इस लाइन पर एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो x में तो एक्सेलरेशन है, यानी x पे तो फोर्स है, लेकिन y पर फोर्स नहीं है। तो हम ये तो y का फोर्स हो गया ना, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम सिचुएशन ये लेंगे, ये n, ये थीटा, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, ये mg, और ई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसको x और इसको y बोल दिया। तो ay तो 0 है, सिग्मा fy 0 है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिग्मा fy 0 है। तो हम कहेंगे n cos थीटा माइनस mg 0 है, तो n इक्वल टू हो गया mg बाय cos थीटा। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी रही होगी, mg बाय cos थीटा, एंड ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को नया बल नहीं है, केंद्र की तरफ जो भी बल लगेगा वही अभिकेंद्रीय बल है। तो ये अभिकेंद्रीय बल n sin थीटा है, बराबर द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण। n की जगह पुट करेंगे mg बाय cos थीटा,
इंटू साइन थीटा बराबर m इंटू, हमको चाहिए ओमेगा, बात को समझना, त्रिज्या ये वाली, अगर ये r है तो ये r साइन थीटा हो गया, अगर ये r है तो ये r साइन थीटा हो गया, तो त्रिज्या हो गई r साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, गया साइन थीटा से साइन थीटा, ये हो गया m से m, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर g अपॉन r कोस थीटा, g अपॉन r कोस थीटा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट g अपॉन r कोस थीटा। जो बाउल है वो इस स्पीड से घूम रहा होगा, बाउल इस स्पीड से घूम रहा होगा, ये स्पीड होगी बाउल के घूमने की। अगर बाउल इससे कम स्पीड से घूमेगा तो ये यहां टिक नहीं पाएगा। समझ गए बात को? तो बच्चों, इफ फ्रिक्शन इज 0, ओमेगा इज इक्वल टू g बाय r cos अल्फा, जिसे मैं ओमेगा नोट बोल रहा हूं। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में जो एंगुलर स्पीड चाहिए थीटा एंगल पर, वो ये स्पीड चाहिए। अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, केस सेकंड, इफ फ्रिक्शन इज देयर, मान लीजिए फ्रिक्शन है और फिर भी स्लिपिंग नहीं है, तो अब दो बातें हो सकती है, स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे भी हो सकती है, स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर भी हो सकती है। बच्चों, अगर ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है वो इस एंगुलर स्पीड से ज्यादा हुई तो स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर होगी, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम करेगा। तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम ये लेंगे। ये नॉर्मल, ये mg, ये फ्रिक्शन, और ये तीन फंडामेंटल फोर्स हो गए, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, और सर्कल बनेगा ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो ये कंडीशन कौन सी है? जब ओमेगा ओमेगा नोट से ज्यादा है। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और इस सिचुएशन में ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जब बॉल फिसलने के कगार पर होगी, तो उस स्थिति में जब बॉल फिसलने के कगार पर होगी तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर काम करेगा। बच्चों, हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। n cos थीटा, n sin थीटा, f max, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इसको भी रिजॉल्व कर लें, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आ जाएगा f max cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा f max sin थीटा। और इस तरीके से
ये और ये मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। एफ मैक्स साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ मैक्स को म्यू एस एन लिख सकते हैं, म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, एम जी इक्वल टू एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एंड ये दोनों फोर्स मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ मैक्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर ये थीटा तो ये आर साइन थीटा हो गया, आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, म्यू एस एन, एन कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इक्वल टू एम इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दें या इसको इससे डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1, इसको इससे डिवाइड किया, ये हो जाएगा एम आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल टू एन इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय एन इंटू कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। पांच से मास गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1/r साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अगर स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा हुई तो फिर पार्टिकल ऊपर की तरफ स्लिप हो जाएगा, और स्पीड ओमेगा नॉट से लेके इस रेंज में हुई तो पार्टिकल स्लिप तो नहीं होगा लेकिन फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा। बच्चों ये g मल्टीप्लाई होगा तो g आएगा यहाँ, है ना। अब अगर बच्चों स्पीड next case if omega is less than omega naught, अगर स्पीड कम हुई, ज्यादा हुई तो टेंडेंसी स्लिप होने की ऊपर और कम हुई तो टेंडेंसी स्लिप होने की नीचे। जब टेंडेंसी स्लिप होने की नीचे होगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा, इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लेना होगा, और सर्कल ये थीटा है, ये सर्कल जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का मतलब फिसलने के कगार पर होगा तब। तो फिसलने के कगार पर अगर है तो उस स्थिति में एफ अपने पीक पर होगा, थीटा, ये भी थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इस सिचुएशन में
एन cos थीटा एंड एफ साइन थीटा, एफ मैक्स साइन थीटा तो इसका कंपोनेंट हो गया, एन cos थीटा वो हो गया, वो किसको बैलेंस कर देंगे, एम जी को, ये हो गया म्यू एन, तो एन कॉमन ले लिया, म्यू एस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम जी। सपोज इट इज इक्वेशन 1, इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा एन साइन थीटा, इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू एम आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर म्यू एन साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा एम आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 2 डिवाइड 2 बाय 1, ये हो जाएगा एन से एन कैंसिल, तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू मास से मास कैंसिल, आर साइन थीटा बाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्या मीनिंग है बच्चों? इफ ओमेगा इज अगर ओमेगा इससे छोटा हुआ तो नीचे स्लिप हो जाएगा, और जो पहले वैल्यू निकाली थी ओमेगा उससे बड़ा हुआ तो ऊपर स्लिप हो जाएगा। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एंड लेस देन और इक्वल टू जी बाय आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नो स्लिपिंग। अगर एंगुलर स्पीड इस रेंज में है तो स्लिपिंग नहीं होगी। इसे मैं इस अमाउंट को मैं ओमेगा मिनिमम बोल देता हूं और इस अमाउंट को मैं ओमेगा मैक्सिमम बोल देता हूं। इफ ओमेगा इज greater than or equal to omega minimum but less than or equal to omega naught and root g by r cos theta, जो स्टार्टिंग में लिखा था मैंने। ओमेगा मिनिमम, ओमेगा की वैल्यू अगर इस रेंज में है तो फ्रिक्शन जो होगा पार्टिकल के ऊपर, इस वैल्यू पर फ्रिक्शन 0, इस केस में स्लिप होने की टेंडेंसी नीचे, इस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा नॉट, इक्वल वाली कंडीशन मत लेना, इक्वल वाली पे फ्रिक्शन 0 रहेगा। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट एंड लेस देन और इक्वल टू ओमेगा मैक्स, उस केस में स्लिप होने की टेंडेंसी ऊपर तो फ्रिक्शन नीचे रहेगा। If omega equal to omega naught, friction will be
जीरो। तो फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है, फ्रिक्शन नीचे हो सकता है, फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओमेगा कौन सी कंडीशन को ओबे कर रहा है। अगर ये कंडीशन को ओबे कर रहा है तो जीरो, ये कंडीशन को ओबे कर रहा है डाउनवर्ड, ये कंडीशन को ओबे कर रहा है अपवर्ड। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, एक बहुत बेसिक सी बात अपन समझ लें कि जब भी कोई वाहन वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पीड चेंज होने के लिए स्पर्श रेखीय बल का होना जरूरी है और गति की दिशा में परिवर्तन के लिए अभिकेंद्रीय बल का होना जरूरी है। बिना अभिकेंद्रीय बल के गति की दिशा में परिवर्तन नहीं आता, बिना स्पर्श रेखीय बल के स्पीड में परिवर्तन नहीं आता। ओके, अब मान लो कोई वाहन है और वृत्तीय मार्ग पर गुजर रहा है। वृत्तीय मार्ग नाम सुनते ही समझ में आ गया, वृत्तीय मार्ग है। इस बात का तात्पर्य क्या हुआ कि गति की दिशा में तो परिवर्तन हो ही रहा है, स्पीड चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अपन यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि नियत चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति हो रही है। तो नियत चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति की बात हम कर रहे हैं। नियत चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति की बात हम कर रहे हैं। अब अभिकेंद्रीय बल जो चाहिए वो तीन तरीके से लाया जा सकता है। पहला, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो। दूसरा, बिना फ्रिक्शन की भी अभिकेंद्रीय बल लाया जा सकता है, बट उसके लिए मान लो ये रोड की चौड़ाई है तो रोड को ऐसे सपाट नहीं रखकर, क्षैतिज नहीं रखकर, इसको इसके बाहरी किनारे को ऐसे उठा देते हैं, ऐसे तिरछा करके, टेपर। इसको बोलते हैं रोड का बंकन। तो रोड का बंकन हो रखा हो तो बैंकिंग ऑफ रोड्स फ्रिक्शन की वजह से, बैंकिंग की वजह से, और फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की वजह से। तो मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से। तो वृत्तीय मार्ग पर वाहनों की गति केवल घर्षण उपलब्ध है। तो मान लीजिए ये कोई वाहन है और ये उसका बैक व्यू है। अपन ने वाहन को पीछे से देखा, वाहन यूं जा रहा यूं ऐसे, और ये वृत्त का केंद्र है, यूं घूम रहा है वाहन। तो वाहन अगर ये सपोज थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये ट्रक जा रहा है और अपन इसको पीछे से देखेंगे तो यही पोजीशन दिखाई देगी अपने को। ये पूरा ट्रक है ऐसा लंबा, तो ये तो उसकी लेंथ हो गई ट्रक की और ये उसकी चौड़ाई हो गई। तो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है, लेंथ वाला हिस्सा अंदर की तरफ है। ये बैक व्यू है, साइड व्यू नहीं है, बैक व्यू है। तो यहां पर जब ट्रक घूमने की कोशिश करेगा तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ होगा और ये फ्रिक्शन ही वाहन को अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। जब वाहन फिसलने के कगार पर हो, आप नोटिस करिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ज्यादा फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी। तो F मैक्स इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर बाई r, और F मैक्स होगा बच्चों म्यू n, और n मतलब होगा। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें।
mg, तो m से m कैंसिल, तो v max बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। यह है सेफ लिमिट ऑफ स्पीड, सेफ लिमिट ऑफ स्पीड, गति की सुरक्षित सीमा। इससे ज्यादा स्पीड अगर वाहन के पास होगी तो फिर वाहन बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा, क्योंकि वाहन जब कोई घूमता है वृत्तीय मार्ग पर तो उसकी स्किड करने की जो टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी जो उसकी स्किड करने की होती है, वो बाहर की ओर होती है। ये तो हुई पहली घटना, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल देते, तो ये तो पहली घटना हो। अब दूसरी घटना लेते हैं। सड़क में केवल बंकन हो, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। बंकन को अंग्रेजी में बोलेंगे बैंकिंग, केवल बंकन। यहां पर आप नोटिस करें, जो सड़क है उसको क्षैतिज रखा गया है, क्षैतिज सड़क है, वृत्तीय सड़क है बट ऐसे सपाट है। अब सड़क को बंकन कर दिया जाए, ये सड़क का बाहरी किनारा, ये आंतरिक किनारा, और ये वाहन, और ये वृत्त का केंद्र। यहां पर एन, अपन ने क्या माना है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है, और ये mg, और जब वाहन ऐसे घूमेगा, यूं इस तरीके से घूमेगा, तो वृत्त का केंद्र इधर की तरफ है, ये वृत्त ये है, तो केंद्र यहां हुआ, तो अभी केंद्रीय त्वरण जो होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इसके लंबवत रेखा, ये वाली रेखा, इस रेखा पर a का मान 0 है, तो इसे x बोल दीजिए, इसे y बोल दीजिए। तो y पर a का मान 0 है, तो y पर a का मान 0 है, तो y पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी सभी को। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। अब आप देखिए, इसको अगर मैं वियोजित करता हूं तो इधर की तरफ जो फोर्स मिलेगा वो n साइन थीटा मिलेगा, और इधर की तरफ जो मिलेगा वो n कोस थीटा मिलेगा। तो n साइन थीटा अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, तो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई आर, और n कोस थीटा किसके बराबर, mg के बराबर। डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो मिलेगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। तो v बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा। अगर रोड और टायर के बीच में घर्षण नगण्य है और सड़क का बंकन कोण थीटा है, तो गाड़ी फिसले नहीं। उसके लिए उसकी स्पीड अंडर रूट आर जी tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। समझ में आई बात। अब हम तीसरी सिचुएशन लेंगे। अगर गाड़ी इस स्पीड से गुजरेगी तो बिना स्किड किए निकल जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड इससे ज्यादा हुई
तो उस परिस्थिति में गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी, और अगर गाड़ी की स्पीड इससे कम हुई तो गाड़ी अंदर की तरफ स्किड करेगी। तो अब जो तीसरा पार्ट है हमारा वो इसी पॉइंट पर बेस्ड है। तो बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। तीसरा पार्ट, यदि घर्षण एवं बंकन दोनों हो, यदि घर्षण एवं बंकन दोनों हो, तो उस स्थिति में तो फर्स्ट केस, यदि V बराबर अंडर रूट RG tan थीटा है, इसको मैं V नॉट बोल देता हूं, तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। सेकंड केस, यदि गाड़ी की स्पीड लेस देन V नॉट है, तो उस केस में गाड़ी में फिसलने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी। तो गाड़ी में फिसलने की टेंडेंसी अगर नीचे की तरफ हुई, लो स्पीड पर नीचे फिसलने की टेंडेंसी, हाई स्पीड पर बाहर फिसलने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। ये नॉर्मल और ये mg, ये बंकन कोण। लेकिन इसके मुकाबले फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होगा, स्टैटिक होगा। सेल्फ एडजस्टिंग, गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ स्वतः क्रियाकारी, सेल्फ एडजस्टिंग। अपन बात कर रहे हैं कि बिना फिसले गति हो, बिना फिसले गति, बिना फिसले गति की बात हम कर, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फिर जब गाड़ी फिसलने की कगार पर होगी तो ये अपने चरम पर होगा। ये हो गया एफ मैक्स, ये एन, ये एम जी, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहां पर ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो इस लाइन पर फोर्स देखिए, ये थीटा। तो यहां फोर्सेस देखिए, एन कोस थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, एन कोस थीटा, एफ कोस थीटा, एफ मैक्स प्लस एफ मैक्स साइन थीटा और एफ एम जी, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, सर्कल का सेंटर इधर की तरफ होगा। एंड इस लाइन पर, इस एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं। अब यहां पर एफ मैक्सिमम आप जानते ही हैं सब, वो होता है म्यू एस एन के बराबर, एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां पर v को
मिनिमम v लेंगे। मिनिमम v क्यों? क्योंकि हम कम स्पीड की बात कर रहे थे, न्यूनतम साइड की तरफ जा रहे हैं। एंड n cos थीटा प्लस म्यू एस n साइन थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड कर दीजिए, n सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी। और मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूं इसको, इक्वेशन को, तो वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। मतलब आप देखो यहां पर मैंने फ्रिक्शन को मैक्सिमम लिया है, तो ये चीज तो फिक्स है, फिक्स क्वांटिटी में से मैक्सिमम क्वांटिटी घटाऊंगा तो मिनिमम ही मिलेगा ना मेरे को, इसलिए स्पीड मिनिमम वाली लिमिट पर ली है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर गाड़ी की स्पीड इससे कम हुई, गाड़ी की स्पीड इससे कम हुई, तो उस स्थिति में गाड़ी नीचे फिसलेगी, ऊपर नहीं। हाई स्पीड पर ऊपर फिसलती है, लो स्पीड पर नीचे फिसलेगी। हाई स्पीड पर आउटवर्ड स्किडिंग एंड लो स्पीड पर इनवर्ड स्किडिंग। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर गाड़ी की स्पीड इफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v मिनिमम एंड लेस देन v नॉट, अगर कंडीशन ये है तो उस केस में गाड़ी में स्किड होने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी और गाड़ी के ऊपर पहियों, टायर और रॉड के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो ऊपर की तरफ होगा। स्किड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ रहेगी और टायर और रॉड के बीच में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब हम अगली कंडीशन पर विचार करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पर विचार करते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। देखिए सेकंड पार्ट, यदि v ग्रेटर देन v नॉट, v नॉट कौन सी स्पीड ली हुई है हमने, वो स्पीड जिस पर फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्किडिंग नहीं है। हम वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें स्किडिंग नहीं है, फिसलन गति नहीं है, टायर रोड पर रगड़ नहीं खा रहा है। तो अगर v की मान स्पीड, गाड़ी की स्पीड v नॉट से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी में जो स्किड करने की टेंडेंसी होगी वो बाहर की तरफ होगी और इस वजह से टायर्स और रॉड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। इस स्पीड पर कोई फ्रिक्शन नहीं, इससे ज्यादा स्पीड पर फ्रिक्शन नीचे, इससे कम स्पीड पर फ्रिक्शन ऊपर। इस बात का ख्याल रहे। ये वाली सिचुएशन आई और जब हाई स्पीड पर
on the verge of sliding, on the verge of sliding at high speed, at high speed, फिसलने की अवस्था कब आएगी? हाई स्पीड पर। तो वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर होगा। ये वो लाइन है जो केंद्र की तरफ है, ये सेंटर, और ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये mg, ये नॉर्मल, और ये F मैक्सिमम। ये थीटा, ये थीटा, और ये थीटा। अब इन परिस्थितियों में फोर्सेस देखें, n cos थीटा, n sin थीटा, ये n cos थीटा n sin थीटा, F मैक्सिमम cos थीटा और F मैक्सिमम sin थीटा। अब देखो, बिल्कुल आसान बात समझिए, ये दोनों मिलके अभी केंद्रीय बल बना रहे हैं। केंद्र की ओर जो बल केंद्र की ओर लगे वही अभी केंद्रीय बल, और एक अंदर और एक बाहर लगे तो अंदर माइनस बाहर अभी केंद्रीय बल। समझ गए बात को? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वृत्तीय गति हो रही और दोनों के दोनों बाहर, फिर वृत्तीय गति कैसे होगी? दो हैं तो एक अंदर एक बाहर हो सकता है, दोनों अंदर हो सकते हैं बट दोनों बाहर नहीं होंगे। ये दोनों मिलके अभी केंद्रीय बल देंगे। तो n sin थीटा प्लस F मैक्स जानते ही हैं आप, F मैक्स बराबर म्यू एस एन। तो म्यू एस एन कोस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर कहां से कहां तक है? गाड़ी के सेंटर से लेकर सर्किल के सेंटर तक। एंड F मैक्स साइन थीटा प्लस mg बराबर ये, तो n बराबर ये दोनों, तो n माइनस ये हो जाएगा, n कोस थीटा बराबर F मैक्स यानी कि म्यू एस एन साइन थीटा प्लस mg। तो ये हो गया n कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू mg। इसे बोली इक्वेशन 1, इसे बोली इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू। अच्छा, अब यहां जो म्यू वी आएगा वो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि प्लस में ये जितना ज्यादा ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पर है तो स्पीड भी अपने मैक्सिमम पर होगी, तो इसको वी मैक्स करिए। तो ये हो गया वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करिए, तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। क्या मतलब है? इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट बट लेस देन और इक्वल टू v मैक्स, गाड़ी पर स्किड करने की टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ हो। तो अगर ये सिचुएशन है
तो फ्रिक्शन अंदर। यानी कि अगर हम बहुत बेसिक सी बात पर जाएं तो अगर हम चाहते हैं फॉर देयर विल बी नो स्लिपिंग if there will be no slipping if V is greater than or equal to V minimum and less than or equal to V maximum। अगर आप चाहते हैं कि स्लिपिंग ना हो तो उसके लिए गाड़ी की जो स्पीड है वो इस रेंज में रहनी चाहिए, इसके और इसके बीच में। अब अगर V मिनिमम और V मैक्सिमम के स्केल पर चलें तो V नॉट कहीं बीच में आएगा, तो इस रेंज में फ्रिक्शन अपवार्ड होगा, इस रेंज में फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा और इस पर्टिकुलर स्पीड पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। देखिए बच्चों, एक और सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। डेथ फेल, मौत का कुआं। मेले वगैरह में आप घूमने जाते हैं तो आपने मौत का कुआं देखा होगा। आपको लग रहा होगा, आपको लगता होगा कि मोटरसाइकिल ऐसे क्षैतिज व्रत में घूमती है फिर भी नीचे नहीं गिरती है। क्या गजब का कमाल है, साइंस का कमाल है, फ्रिक्शन का रोल है। देखिए कैसे, समझिए बात। कई मायने में कमाल साइंस का भी नहीं है, कमाल तो नेचर का है। सब कुछ प्राकृतिक है। साइंस तो खाली उन चीजों को, उन घटनाओं को स्टडी करने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि साइंस की वजह से मोटरसाइकिल घूम रही है। साइंस की वजह से मोटरसाइकिल नहीं घूम रही है। साइंस तो उस मोटरसाइकिल के घूमने की स्टडी कर रही है। तो मोटरसाइकिल के घूमने की जो स्टडी है, दैट इज साइंस। साइंस इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द नेचर। साइंस बेसिकली प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। उस अध्ययन को हमने साइंस का नाम दिया हुआ है, विज्ञान का नाम दिया हुआ है। तो यहां पर देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, समझिएगा। तो मोटरसाइकिलिस्ट यहां पर यूं घूम रहा है और इसका रेडियस मान लेते हैं आप, ऐसे घूम रहा है ये यूं। तो इसके ऊपर बच्चों अभिलंब लगेगा केंद्र की ओर। अब इसका जो वजन है वो नीचे गिराना चाहता है मोटरसाइकिल, तो फ्रिक्शन ने कहीं यहां पर ऊपर की तरफ, स्टैटिक है। समझ आ रही बात? अब बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर केंद्र की ओर कौन सा फोर्स लगा? एन। ये एन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। जितनी ज्यादा स्पीड होगी एन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? अब यहां पर इसको एक पर्टिकुलर स्पीड से तो घूमना ही पड़ेगा। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जब ये फिसलने के, ये मोटरसाइकिल नीचे फिसलने के कगार पर हो, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फ्रिक्शन अपने चरम पर होगा। आप देखिए, एन जो है वो स्पीड डिपेंडेंट है।
फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो mg या mg से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं, इसको ऐसे समझिए कि अगर हम चाहते हैं कि स्लीपिंग ना हो एंड fs इक्वल टू mg होगा, ऐसे समझिए इस बात। n तो होगा mv स्क्वायर बाई r के बराबर और fs होगा mg के बराबर। यहां फोर्स उतना ही होगा जितना ही है। देयर विल बी नो स्लीपिंग, यहां कोई स्लीपिंग नहीं होगी। कब? जब तक ये मान इसके शिखर मान से छोटा है। mg लेस देन और इक्वल टू f max, mg लेस देन और इक्वल टू mu s n, mg लेस देन और इक्वल टू mu s n means r means r, ये m गया तो v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट rg बाय mu s। बात समझिए, अगर हम चाहते हैं कि ये साइकिल सवार नीचे ना गिरे, ये मोटरसाइकिल नीचे ना गिरे, ये घूमता रहे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि v का मान इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए होना चाहिए। यानी v मिनिमम जो है ना, तो यहां इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ज्यादा स्पीड पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कम स्पीड पर है। अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट कम स्पीड पर बाइक चलाएगा नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आई बात? मोटरसाइकिलिस्ट को एटलीस्ट इतनी स्पीड पर तो बाइक चलानी ही होगी, ये बात। और एक और चीज नोटिस करिए, रेडियस कम तो मिनिमम स्पीड भी कम है, और रेडियस ज्यादा तो मिनिमम स्पीड भी ज्यादा है। तो आपने नोटिस की होगी, बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा। कभी भी आपने जो मेले में डेथ वेल देखे होंगे ऐसे सिलेंड्रिकल नहीं देखे होंगे, फिर कैसे देखे होंगे? स्फेरिकल, इस तरीके के ऐसे देखे होंगे। और स्टार्टिंग में मोटरसाइकिलिस्ट यहां रहता है, और फिर धीरे धीरे वो अपने चक्कर को बड़ा करता ही चला जाता है और अल्टीमेटली यहां घूमने लगता है। कारण जब वो छोटे सर्किल में घूम रहा होता है तो कम स्पीड पे काम हो जाता है उसका, और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और अपने सर्किल को बड़ा करता चला जाता है। तो अगर वो इस सर्किल में घूमना चाहता है, बड़े सर्किल में, बहुत सारे पॉसिबल सर्किल्स है, यहाँ ये है, ये है, ये है, ये है, तो जितने छोटे नीचे वाले, जितना सर्किल जितना ज्यादा नीचे होगा उसको अपनी स्पीड घूमने के लिए उतनी ही कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल स्पीड तो 0 से ही चालू हो रही है, इंक्रीजिंग नेचर की है। तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी उसका सर्किल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। समझ में आई बात? देखो बच्चों, अब अपन एक नए फोर्स के बारे में बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहली बात, यह एक काल्पनिक बल है, रियल फोर्स नहीं है, यह एक काल्पनिक बल है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? यदि किसी वस्तु को ऐसे तंत्र से देखा जाए
जो कि स्वयं घूर्णन में हो। यदि किसी वस्तु को ऐसे तंत्र से देखा जाए जो कि स्वयं घूर्णन में हो, तो वस्तु के ऊपर वास्तविक बलों के साथ साथ एक अन्य काल्पनिक बल और लगाना होता है। इस बल को छदम बल कहा जाता है। वस्तु पर अन्य बलों के साथ साथ एक अन्य काल्पनिक बल और लगाना पड़ता है। इस बल को छदम बल कहा जाता है। यह छदम बल ही अपकेंद्रीय बल है। तो बच्चों, पहला सवाल, ये क्या है? क्या ये रियल फोर्स है? नहीं, ये काल्पनिक बल है। दूसरा, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है कि यदि किसी वस्तु को एक ऐसे तंत्र से देखा जाए जो कि स्वयं घूर्णन में हो, तो वस्तु के ऊपर वास्तविक बलों के साथ साथ एक अन्य काल्पनिक बल और लगाना पड़ता है। इस बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नंबर 1। अब सवाल है, बल है तो उसका वैल्यू भी होगा, परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। इस बल का परिमाण, अपकेंद्रीय बल का परिमाण mR² के बराबर होता है। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, वस्तु का द्रव्यमान। r, कण की यानी वस्तु की घूर्णन कर रहे निर्देश तंत्र की घूर्णन अक्ष से दूरी। r क्या है? वस्तु की घूर्णन कर रहे निर्देश तंत्र की घूर्णन अक्ष से दूरी। कहां से दूरी लेनी है? जिस तंत्र से वस्तु को देखा जा रहा है उस तंत्र की एक्सिस देखिए और फिर वहां से वस्तु की दूरी देखिए, वो। और ओमेगा घूर्णी निर्देश तंत्र की कोणीय चाल, घूर्णी निर्देश तंत्र की कोणीय चाल, वो है ओमेगा। और डायरेक्शन, यह बल की डायरेक्शन अगर हम देखें, यह बल त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। त्रिज्यीय बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड्स, यानी F अपकेंद्री बराबर m r वेक्टर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। जिस डायरेक्शन में r होगा अपकेंद्रीय बल भी उसी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। जबकि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? रेडियली इनवर्ड्स, वो त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है। दोनों में फर्क है।
बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।